आखिर लड़का ही क्यों चाहिए? भाग 9। व्यांश आरती के साथ गाड़ी से सामान उतरवा रहा था और रूबी इधर से उधर हर जगह को देख रही थी। रूबी इतना तेज बोल रही थी कि उसकी आवाज पूरे मोहल्ले में गूंज रही थी। उसकी आवाज सुनकर आसपास के लोग देखने लगे। उन्हीं में से एक महिला आकर अपना चश्मा ठीक करते हुए बोली, अरे व्यांश बेटा। तो व्यांश ने पलटकर देखा तो सामने सविता काकी खड़ी थी। आपने पहचान लिया मुझे? यह कहते हुए व्यांश ने उनके पैर छूकर आशीर्वाद लिया। सविता ने मुस्कुराते हुए कहा, सदा खुश रहो काकी, इससे मिलो, यह मेरी पत्नी आरती और यह मेरी बेटी रूबी है। आरती ने उनका आशीर्वाद लिया और रूबी ने नमस्ते कहा। खूब खुश रहो। आज तुम यहाँ कैसे आ गए बेटा? जब से अपनी माँ को लेकर गया है यहाँ से, वह तो जैसे हमें भूल ही गई है। अरे काकी, आप तो जानती हैं शहर में कितना व्यस्त जीवन है, बस समय ही नहीं मिलता कहीं आने जाने का। यह बात भी सही है बेटा। मोना कहाँ है? वह नहीं आई तुम लोगों के साथ? सविता ने इधर उधर नजर दौड़ाते हुए मोना को ढूंढा। माँ अंदर चली गई हैं, आप उनसे अंदर ही मिल लीजिए। चलिए हमारे साथ। हाँ चल बेटा, बहुत दिन हो गए हैं मोना को देखे हुए भी। आज तो उससे जी भर के बातें करूंगी। सविता खुद से बड़बड़ाते हुए व्यांश के साथ अंदर आई और आरती रूबी को अपने साथ ले आई। मोना अपने घर की एक एक चीज को छूकर उसमें छिपी प्यार और यादों को ताजा कर रही थी। सविता ने उसे देखकर आवाज दी। उनकी आवाज सुनकर मोना ने उन्हें देखा। वह भाव विभोर हो गई। मोना भागकर उनके पास आई और सविता भाभी कहते हुए उनके गले लग गई। गांव में आकर तो जैसे मोना के बेजान जिस्म में जान फूट पड़ी। कैसी हैं आप भाभी? मैं तो तुझसे भी ज्यादा जवान हूँ। देख, शहर जाकर तो तू सच में बूढ़ी हो गई है। बस भाभी, अपना घर अपना ही होता है। जो सुख गांव में था वह शहर में कहाँ। यह बात तो एकदम सही कही। व्यांश उसे समझाते हुए कहने लगा, तुम वह सब छोड़ो ना, हमें घर चाहिए था, मिल गया बस। आप जल्दी से यहाँ का सब सामान बेचकर शहर वापस जाते हैं और फिर बढ़ते हैं आगे। हम कौन सा यहाँ कभी आने वाले हैं? तो निकालने दो ना माँ को अपने मन की भड़ास, हमें क्या फर्क पड़ता है। आरती ने व्यांश की बातों को मानकर खुद को शांत किया। मोना और सविता अपनी बातों में लगे थे। काफी देर बात करने के बाद सविता ने पूछा, वैसे तूने बताया नहीं, आज अचानक से तुम लोग यहाँ क्यों आ गए? सब ठीक तो है ना? मोना ने मुस्कुराते हुए कहा, भाभी हमने फैसला किया है कि अब इस घर को बेच देना चाहिए, बस इसलिए यहाँ आए हैं। जो भी सामान है वह भी बेच देंगे। मोना की बात सुनकर सविता दंग रह गई। लेकिन क्यों? यह तो तुम्हारा पुश्तैनी घर है, फिर इसे बेचने की नौबत कैसे आ गई? शहर में व्यांश का काम धंधा तो सही से चल रहा है ना? हाँ भाभी, सब एकदम बढ़िया चल रहा है। तो फिर घर क्यों बेच रहे हो? आपके बेटे की और तरक्की के लिए। भाभी, आगे बढ़ने के लिए उसको थोड़े पैसों की जरूरत थी, तो सोचा यह घर तो खाली पड़ा खंडहर ही बन रहा है, इसीलिए इसे बेचकर अपने काम को और बड़ा बनाने वाला है भाभी आपका बेटा। अरे वाह, यह तो बहुत अच्छी बात है। बहुत अच्छा सोचा तुमने। तेरी तो किस्मत ही चमक गई मोना। मोना उनकी बातों पर बस मुस्कुरा कर रह गई। उसके बाद सविता कुछ देर बात करके अपने घर चली गई। मोना अपनी यादें ताजा करने लगी। घर बेचने से जो भी पैसे आए, व्यांश ने उन्हें शेयर बाजार में निवेश कर दिया, जिससे उसकी आय में वृद्धि होने लगी। कहते हैं पैसा जब किसी इंसान के पास आता है तो अकेले नहीं आता, उसके साथ आते हैं लोभ, लालच, अहंकार, ईर्ष्या। आरती भी एकदम महारानी की तरह रहने लगी। उसके नखरे और शान शौकत में कोई कमी नहीं आई। इसके लिए वह अक्सर अपने दोस्तों के सामने दिखावा करने के लिए महंगे कपड़े और ज्वेलरी खरीदती रहती। मोना उसे बचत करने के लिए समझाती तो आरती उस पर ही बरस पड़ती। पैसे का गुरूर आरती और व्यांश के सिर पर चढ़कर बोलने लगा। पहले आरती केवल दिन में ही अपनी सहेलियों के साथ जाती थी, लेकिन अब वह रात रात भर घर से बाहर पार्टियों में जाती
मोना उसे रात को घर से बाहर जाने से रोकती तो आरती उन पर चिल्लाने लगती। एक रोज मोना से नहीं रहा गया तो उसने वियांश से कहा, बेटा आरती को समझा, ऐसे रात भर बाहर पार्टियों में जाना और सुबह नशे की हालत में आना ठीक नहीं है। उसकी सेहत पर बुरा असर पड़ेगा और रूबी, उसके दिमाग पर कितना गलत प्रभाव पड़ेगा आरती की ऐसी हरकतों का। मैं बात करूंगा माँ उससे। और वियांश अपने कमरे में चला गया और आरती से कहने लगा, आरती रात को पार्टी में जाना बंद कर दो। अच्छा, अब मैं अपनी लाइफ तुम्हारी माँ के हिसाब से जीऊंगी। उन्हें क्या पसंद है क्या नहीं, उससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन माँ भी ठीक कह रही थी आरती, हमारी बेटी तुम्हें रोज ऐसे नशे की हालत में सुबह घर आते देखे तो क्या असर होगा उसके दिमाग पर। वह क्या सोचेगी कि उसकी माँ कितना नशा करती है। मेरी बेटी ऐसा कुछ नहीं सोचती। यह सब तुम्हारी माँ के दिमाग की गंदी सोच है। यार तुम जानती हो ना, माँ थोड़े पुराने ख्यालातों वाली है। और यह सच भी तो है, रोज तुम इस तरह जियोगी तो तुम्हारे लिए नुकसानदायक है ना आरती। अब तुम अपनी माँ की बोली बोलना बंद करोगे। आरती गुस्से में धन धन आते हुए सो गई। माँ अपनी दिनचर्या के अनुसार उठकर पूजा करने में लगी थी। उसके बाद आरती उठी और वियांश और रूबी के लिए नाश्ता बनाने लगी। आरती कल रात से गुस्सा तो थी, उस पर मोना का रूबी से हंसकर बोलना उसे खटक गया। उसने माँ से कहा, माँ मैंने कहा था ना मेरी बेटी से दूर रहा करो। आप आरती की तेज आवाज से रूबी डर गई। मैं तो बस उसे प्रसाद दे रही थी बेटा। कभी प्रसाद तो कभी कुछ और, आपका यही नाटक चलता रहता है। उसकी बातें सुनकर मोना का मन भारी हो गया। अब यह आंसू बहाकर शरीफ बनने की जरूरत नहीं है। और एक बात बताइए, आपको क्या जरूरत है मेरे खिलाफ वियांश के कान भरने की। मोना उसकी बात सुनकर वियांश की ओर निराशा और सवालिया नजरों से देखने लगी। आरती चुप करो, तुम बहुत हो गया। वियांश आरती को शांत करते हुए बोला। आरती तेज आवाज करते हुए बोली, मैं चुप क्यों रहूं हमेशा, तुम अपनी माँ को क्यों नहीं समझाते। उन्हें क्या जरूरत है मेरी लाइफ में दखल देने की। मैंने इन्हें रूबी से दूर रहने को कहा, यह अब तुम्हें ही मुझसे दूर करने में लगी है। मेरे खिलाफ तुम्हारे मन में जहर घोलने लगी है। ऐसा कुछ नहीं है आरती, मुझे तुम्हारी चिंता थी, बस इसीलिए कह दिया था। तो मुझसे नहीं कह सकती थी, लेकिन नहीं, आपको तो वियांश को मेरे खिलाफ भड़काना जो था। तू गलत समझ रही है बेटा, हमेशा मैं ही गलत समझती हूँ ना। आप तो बड़ी दूध की धूली है। उन्हें झगड़ता देख रूबी जोर से चिल्लाई, बस कितना लड़ते हैं आप लोग। मामा आप क्यों दादी पर हर वक्त चिल्लाती रहती हैं। वियांश बोला, अपनी माँ से ऐसी बात करते हैं रूबी। रूबी भी उन्हीं की तरह चिल्लाते हुए बोली, तो आप माँ को क्यों नहीं बोलते पापा, वह भी तो अपनी माँ पर चिल्लाती है। उसकी बात सुन आरती आग बबूला हो गई और उसकी गुस्से से भरी आंखों को देख रूबी बुरी तरह डर गई। आरती मोना पर लगातार चिल्लाती रही और मोना भी अपनी सफाई देती रही। उनके झगड़े से तंग आकर वियांश जोर से चिल्लाते हुए बोला, खबरदार, अब तुम दोनों में से किसी ने भी कुछ कहा तो मुझसे बुरा कोई असर नहीं होगा। आरती चुपचाप अपने कमरे में जाओ और माँ आप भी अपने कमरे में जाइए। वियांश, मैं तुम्हारी माँ के साथ एक छत के नीचे हरगिज नहीं रह सकती। माँ प्लीज चुप रहिए आप, वह बोल रही है, बीच में मत बोलिए। फिर भी आपका बोलना जरूरी है क्या। थोड़ी देर हमें अकेला नहीं छोड़ सकती क्या। आपकी तो पर्सनल लाइफ रही नहीं और हमें भी कभी प्राइवेसी नहीं देती। मैं हाथ जोड़ता हूँ आपके आगे, माँ प्लीज हमें अकेला छोड़ दीजिए। वियांश के यह शब्द मोना के दिल में तीर की तरह चुभ गए। वह आंसू बहाते हुए अपने कमरे में चली गई। आरती गुस्से में चिल्लाते हुए बोल रही थी कि मैं इस घर में नहीं रहूंगी। अपनी माँ को यहाँ से कहीं दूर भेजो, मैं उनके साथ एक छत के नीचे नहीं रह सकती। वियांश उसे समझाने लगा कि माँ इस उम्र में कहाँ जाएगी अकेली। गांव वाला घर भी बेच दिया, नहीं तो उन्हें गांव भेज देता। उनके किसी रिश्तेदार के यहाँ भेज दो या कहीं भी भेजो।
लेकिन मैं उनके साथ अब और नहीं रह सकती। पहले मेरी बेटी और अब तुम्हें मुझसे दूर करने लगी हैं। पर कहाँ भेजूं मैं उन्हें? उनका तो कोई ऐसा रिश्तेदार भी नहीं है। सड़क पर तो नहीं छोड़ सकता उन्हें। मैंने कब कहा सड़क पर छोड़ो? मैं तो खुद जा रही हूँ यहाँ से अपने घर। तुम रहो अपनी माँ के साथ इस घर में। व्यांश आरती को कंधे से पकड़ते हुए बोला। अच्छा ठीक है, मैं देखता हूँ, पर तुम कहीं नहीं जाओगी प्लीज। आरती मुंह बनाते हुए बिस्तर पर बैठ गई और बोली, तुम उन्हें ओल्ड एज होम में क्यों नहीं छोड़ते? हमारा पीछा तो छूटे। व्यांश बोला, यह क्या कह रही हो तुम? माँ को वृद्धाश्रम? लोग क्या कहेंगे? हमने माँ को घर से निकाल दिया। आरती तपाक से बोली, तुम्हें लोगों की चिंता है, मेरी नहीं। तुम चाहते क्या हो? व्यांश साफ साफ बता दो मुझे, तुम अपनी माँ को यहाँ से दूर भेजोगे या नहीं? अगर तुम उन्हें नहीं भेज सकते तो मैं अभी चली जाती हूँ। व्यांश को समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या करे। एक तरफ उसकी माँ थी, दूसरी तरफ आरती। हर रोज किसी न किसी बात पर घर में झगड़ा होता रहता। व्यांश इतना तो समझ चुका था कि अब आरती माँ के साथ बिल्कुल नहीं रहेगी, लेकिन वह कैसे अपनी माँ को घर से जाने को कह दे। वह इसी असमंजस में था, पर आरती को भी खुद से दूर नहीं जाने देना चाहता था। माँ और आरती के प्यार के बीच किसे चुने? व्यांश दोनों के बीच बुरी तरह फंस चुका था। व्यांश ने मजबूरन आरती से कह दिया, मैं माँ को वृद्धाश्रम छोड़ाऊंगा, लेकिन मुझे थोड़ा वक्त दो। जब तक उनके रहने का इंतजाम नहीं हो जाता तब तक उनके साथ रह लो। जैसे ही कोई सही ठिकाना मिल जाएगा माँ के रहने का, मैं उन्हें वहां छोड़ाऊंगा। अब खुश? आरती व्यांश के फैसले से बेहद खुश हो गई और वह व्यांश के गले लगकर कहने लगी, थैंक यू सो मच व्यांश। मैं सच में बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेट हो चुकी थी तुम्हारी माँ के साथ। आखिरकार तुमने मेरे सिर से एक मुसीबत तो हटा दी। थैंक यू सो मच। व्यांश ने मुस्कुराते हुए उसे बाहों में कस लिया। वह अपनी माँ के लिए कितने कठोर शब्द सुनने के बाद भी आरती के पक्ष में खड़ा था। उसने अपनी जन्म देने वाली माँ को एक ही पल में पराया कर दिया और उससे अपने फैसले पर कोई अफसोस भी नहीं था। मोना कमरे में बैठी उनकी सारी बातें सुन रही थी। व्यांश के फैसले ने मोना को बिल्कुल तोड़ कर रख दिया। वह बिलक बिलक कर रोने लगी और सुकेश की तस्वीर को देखकर कहने लगी, आप मुझे अकेला छोड़कर चले गए। साथ रहने का वादा कर आपने भी मुझे अकेला छोड़ दिया। मोना सिसकियां भरते हुए कहने लगी, अम्मा ने एक पोते के लिए मेरी औलादों की बलि चढ़ा दी, जिसका अंजाम आपको भुगतना पड़ा। देखा आज वही पोता क्या कर रहा है, अपनी माँ को घर से निकाल रहा है। एक बेटे के होते हुए मैं अगर वृद्धाश्रम में रहूंगी तो क्या फायदा ऐसी औलाद होने का? इससे अच्छा तो मैं संतान के बिना ही सही थी। मोना शिकायती लहजे में कहने लगी, बेटा बेटा बेटा, जिसे देखो बस बेटे के पीछे लगा रहता है। और बेटा क्या करता है? बूढ़े माँ बाप को घर से निकाल देता है। मानती हूँ, आरती ने कहा, लेकिन उसने एक बार भी उसे नहीं समझाया। दूसरों की बेटी को क्या कहूँ जब अपना ही सिक्का खोटा निकला। इसीलिए इसको इतने नाजों से पाल पोस कर बड़ा किया ताकि एक दिन वह मुझे घर से निकाल दे। शादी के बाद लड़का सिर्फ पति बनकर रह जाता है, बेटा होना तो वह भूल ही जाता है। बुढ़ापे का सहारा कहते हैं ना लोग बेटे को। कोई सहारा नहीं होता बेटा। मेरा सहारा तो आप थे सुकेश, आप जो बरसों पहले मुझसे दूर हो गए। बेटा तो बस एक धोखा है, इससे ज्यादा कुछ नहीं। मोना फफक कर रोने लगी और खुद को एकदम लाचार समझने लगी। मोना उस वक्त बहुत आहत थी, इसीलिए वह ना किसी से बोली ना ही खाना खाया। बस चुपचाप अपने कमरे में गुमसुम सी सुबह से शाम तक बैठी रही। वह अपने कमरे से बाहर नहीं निकली और ना आरती ने मोना को खाना खाने के लिए पूछा। शाम को व्यांश जब वापस घर आया तो मोना भी अपने कमरे से बाहर आ गई। वह व्यांश से कहने लगी, व्यांश मैं सोच रही थी कि मैं घर से कहीं दूर चली जाऊं कुछ दिन के लिए। शेष कहानी अगले भाग में।